differences with Rashid Khan, but at least he had been your colleague. उनके बारे में तो कम से कम आप बात करते हैं। ठीक है, आपको सियासी नाराजगी उनसे है, बाकी लोगों आम कश्मीरियों के बारे में बात कर लीजिए जिनसे आपने वोट लिया है। आपको पता है उन लोगों ने भी वोट किया है जिनके बच्चे मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद, उन्होंने पहली बार वोट दिया, उनके वोट का कोई ख्याल तो रखते। ऐसे करने से न सिर्फ आवाम बददिल होता है बल्कि इट इफेक्ट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ऐसे ही महबूबा जी का समझ नहीं आ रहा है। महबूबा जी कह रही है शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो। क्या महबूबा जी का मतलब ये है कि उनको कभी छोड़ा ना जाए? हमारी डिमांड ये रहनी चाहिए कि हमें रिलीज कराए दीजिए। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो जेलों में बंद है, जम्मू कश्मीर की जेलों के अंदर और बाहर, उनको रिलीज कर दीजिए। Instead of demanding their release, Mahbooba ji is astonishingly demanding shifting of political prisoners. What does this mean, shifting of political prisoners? आप उनको जेल में ही खत्म करना चाहते हैं महबूबा जी, आप ये बता दीजिए। बदकिस्मती की बात यह है कि महबूबा जी उमर खालिद की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी वेलकम उमर खालिद की बात कर रहे हैं, लेकिन उमर खालिद की बात कर रहे हैं, इंजीनियर रशीद उनका कलीग रहा है, इंजीनियर रशीद MP है, उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे हैं। कुल मिला के अगर आप देखा जाए, इनको इंजीनियर रशीद के बाहर आने से डर है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इनको पता है कि वो लोगों की आवाज है, और कई साथी हमने, क्योंकि हमारा रीच आउट भी हो रहा है, लोगों से मिलते भी हैं, आपसे भी मिलते हैं, दिल पर हाथ रखकर बोल दीजिए कि ये बात सही नहीं है कि लोग आज इंजीनियर रशीद को मिस कर रहे हैं। आज लोग यहाँ पर अपने आप को, जम्मू कश्मीर अवाम पॉलिटिकली और फन देख रही है अपने आप को इन एब्सेंस ऑफ इंजीनियर रशीद। क्योंकि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो सांबा का इशू हो लोगों का, बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे वो पीर पंचायत का चुनाव का हो, आपने हमेशा देखा कि इंजीनियर रशीद साहब हमेशा लोगों के लिए सड़क पर थे, असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। जेल में रहकर भी इंजीनियर साहब ने लोगों की बात की, आपने देखा उनके जो कुछ मिनट पार्लियामेंट के, वो इस बात की गवाही देगा कि उन्होंने सबसे ज्यादा बात की बनस्बत 2 MP जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। और न सिर्फ उन्होंने बात की बल्कि में जेल में रहकर साधना टनल और बाकी डेवलपमेंट इश्यू जो है वो उन्होंने उनको सैंक्शन कराया और उनको परसू की जेल में चिट्ठियां लिख कर। तो इंजीनियर रशीद के तय मोहब्बत, लोगों की जो मोहब्बत है, लोगों से जो उनका शफकत है, मोहब्बत है, एहसास है कि उन्होंने उनको जेल में रहकर भी जिताया, उसकी हक अदाई करने के लिए इंजीनियर साहब को बिहार के न सलाखें न दीवारें रोक सकती है। PSA की बात हुई, PSA 1 साल हो गया, किसी ने चर्चा ही नहीं किया PSA पर, कोई मुंह ही नहीं हुआ। PSA तो असेंबली में कम से कम हम बिल ला सकते थे, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, इन्होंने मना किया था कि कोई बिजनेस आए, बिजनेस के बारे में हम असेंबली बिजनेस के बारे में पब्लिक बात करें। लेकिन कल आपने देखा कि किस तरह तनवीर सादिक साहब ने प्राइवेट मेंबर्स बिल को अपलोड किया। तनवीर सादिक साहब चीफ स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सरकार के तर्जुमान है। सरकार के तर्जुमान को प्राइवेट बिल लाने की जरूरत क्या है? और वो ट्विटर पर उमर अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इसको पास करा दीजिए। क्या उमर अब्दुल्ला चीफ स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपस में राबता नहीं है? क्या वो एज MLA होके भी उनको अपनी पार्टी में चलता नहीं है? जब रूलिंग पार्टी को, रूलिंग स्पोक्स पर्सन को, रूलिंग गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन को प्राइवेट मेंबर्स बिल लानी पड़ेगी, ऐसे में आप इस सरकार के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर वो ट्विटर पर कहते हैं कि हमने उमर अब्दुल्ला से गुजारिश करते हैं, वी आर इंप्रेसिंग हमारा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला टू पास इट। वेरी एस्टोनिशिंग। रिजर्वेशन बच्चों का मसला था, हर जगह इन्होंने ये लोगों के साथ वादा किया कि हम रिजर्वेशन को पहले ही we will justify किस तरह हम इसमें चेंज कर देंगे जिससे ओपन मेरिट कैटेगरी को इंसाफ मिलेगा। आगा साहब की कॉल थी, हमने ये नहीं देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP की कॉल थी, हमने भी शमूलियत की बच्चों के साथ, क्योंकि कॉमन इशू था। जहां पर भी कॉमन कॉज होगा, अवामी इत्तेहाद पार्टी किसी के पीछे भी खड़ा होने के लिए तैयार है। हम उनके पीछे खड़ा थे। हमने तब भी आगा साहब को आगाह किया चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर
आगा साहब आप इनसे लिख के दीजिए, क्योंकि इस पार्टी की हिस्ट्री रही है धोखे की, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की। इन्होंने हमेशा अपने लोगों के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, कहीं ये आपकी इज्जत भी दांव पर ना लगाए। टाइम गवाह है, आज 1 साल हो गया, अभी भी पहले 6 महीने, फिर कैबिनेट फाइल, फिर लॉ डिपार्टमेंट, इतनी एब्सेंस है गवर्नमेंट की लॉ डिपार्टमेंट से, हमारी जनरल मेरिट स्टूडेंट्स की फाइल नहीं निकल पा रही है। इतना इसमें कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है कि ये ओपन नहीं करना चाहते। इसी तरह इन्होंने जॉब प्रॉमिस किए थे, 1 लाख जॉब्स हम देंगे। 1 लाख जॉब्स 1 साल हो गए, 20 साल कम से कम अभी तक अपॉइंट होने चाहिए थे, वो भी नहीं। इन्होंने कहा था कि हम जो भी जॉब फॉर्म्स भरेंगे उनके पैसे नहीं लेंगे, वो लेकिन कंटिन्यू हो रहा है। आपने देखा बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड्स पर, कहीं कोई चीज दिखी नहीं रही है। हायर एजुकेशन उन्होंने कहा था फ्री देंगे, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी, वो तो इनके पास था, वो भी कहीं नहीं है। फिर एक और मसला इंपॉर्टेंट था, डिग्निफाइड रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित। मुझे बताए, ये सरकार बताए कि इन्होंने 1 साल में कितनी बार पहल की, कितनी बार ये कश्मीरी पंडितों के लीडरशिप से मिले या उनकी फैमिली से मिले। क्या उन्होंने इस बारे में कश्मीरी पंडितों से बात की? एक तो वह कश्मीरी पंडित जो यहाँ से निकले हैं, दूसरे वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने यहाँ से हिजरत नहीं की है, क्या उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है आपकी? फिर तीसरी बात यह है, जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पर लगे हैं, प्राइम मिनिस्टर पैकेज में यहाँ कश्मीरी पंडित लगे, क्या एक बार भी इस सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने या सरकार ने उनसे कोई बात की? ऐसा लगता है ये सरकार कहीं है ही नहीं, खाली गाड़ियों के बगैर, प्रोटोकॉल के बगैर। फ्री गैस और फ्री गैस, सतीश शर्मा जी ने लास्ट ईयर इन्हीं दिनों कहा था कि हमने सारा फाइनलाइज कर लिया है, चीफ मिनिस्टर साहब आपका अनाउंसमेंट करेंगे, न्यू ईयर गिफ्ट होगा। पुराना न्यू ईयर तो हो गया, नया न्यू ईयर आ रहा है, अभी तो फ्री गैस कहीं है ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पहले कहा 200 यूनिट सबको मिलेंगे, फिर असेंबली में, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, आई एम स्पेसिफिक टू द इश्यूज, फिर ये कहा कि हम एवाई वालों को फ्री ये देंगे इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एवाई बीपीएल सारे इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, जिनका एक ही कमरा है, उनको भी 1500 बिल आती है। जो बाहर बेचारा रेडे वाला है, हैंड टू माउथ है, उसको भी 2000-2500 बिल आती है। वो जब बेचारा अपने फैमिली को मुश्किल से रोजगार दे रहा है, वो ऐसे में 1500-2000 रुपए कैसे बिल अदा करेगा? और ये तो प्रॉमिस, उसने बेचारे ने वोट दिया था विद दिस प्रॉमिस कि मेरा ये मसला हल होगा। इस रेडे वाले, ये जो रेडे वाले हैं या बाकी जो गरीब लोग हैं, एवाई है, उनके बारे में क्या, उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा? फिर डेली वेजर्स है, ये एक अहम मुद्दा था, हम सबका एक कॉमन मसला था, सबने अपने अपने मैनिफेस्टो में रखा था। डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल्स जो है, एडहॉक है, उनकी रेगुलराइजेशन के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की है। या एसपीओज की आप देख रहे हो किस तरह उन विचारों का क्या हाल है, उनके बारे में कोई बात नहीं। कुल मिला के अगर आप ये कहें कि ये कंप्लीट फेलियर है, एनसी गवर्नमेंट का अगर दूसरा नाम आप कंप्लीट फेलियर रखेंगे, एनसी थाई नेम इज ए फेलियर, तो गलत नहीं होगा। इनके पैम्पलेट पर एक स्लोगन लिखा था, वी स्टैंड बाय आवर वर्ड्स, लेकिन ये बात सही है, वो हमेशा अपने वर्ड पर कायम रहे, लेकिन जब तक इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद वो कायम नहीं रहते। उसके बाद उनके पोस्टर पर 1-2 वर्ड्स को और लिखे थे, ए क्लीन पास्ट। बिल्कुल हम सबको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कितना क्लीन पास्ट है, करप्शन में, निपोटिज्म में, फेवरेटिज्म में, रेटेपिज्म में। सो उन्होंने उनकी वजह से ये इंस्टीट्यूशंस भी हॉलो हुए। फिर एक और वर्ड लिखा था, ए क्लीन पास्ट, ए क्लियर प्रेजेंट। बिल्कुल क्लियर प्रेजेंट है हमारे पास, फुल विद ब्रोकन प्रॉमिसेस, एक वादा पूरा नहीं किया है। फिर लिखा है कोरेजियस एक्शन, इस तरह पीछे बैठे, इस तरह पीछे जैसे डेली वेजर्स होते हैं बेचारे कहीं, ऐसे बैठे। इफ साइलेंस ऑन इनजस्टिस मीन्स बीइंग द कोरेजियस, then Umar outlined his national conferences, we should accept they are the courageous people. वो बड़े क्या जुर्रतमंद है। और ए सिक्योर फ्यूचर, ये इनके पैम्पलेट में लिखा था, लास्ट वर्ड ए सिक्योर फ्यूचर, नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल ये सिक्योर फ्यूचर है, लेकिन अपने एमएलए के लिए, क्योंकि उनको बंगले भी मिले और सरकारी गाड़ी भी मिली।
उनके लिए सिक्योर फ्यूचर है। लेकिन आज भी किस तरह ओपन मेरिट स्टूडेंट्स, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, एसपीओ, डेलीवेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल्स, आम लोग जेलों में नजरबंद किस तरह आज भी परेशान हैं, ये चीज हम आपके सामने है। तो आखिर में जो हमारा सेकंड एजेंडा था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो था बडगाम बाई इलेक्शन। एक और दे हैव हिस्ट्री ऑफ ब्रोकन प्रॉमिसेस। उमर साहब को जब गांधरबल और बडगाम से लड़े तो उनको पूछा गया था बडगाम में कि अगर आपने दोनों जगहों से जीता तो आप कौन सी जगह छोड़े, हमें शक है कि आप कहीं गांधरबल वापस न चले जाए। ये बडगाम के लोगों ने उनसे सवाल किया था, क्योंकि बडगाम हैज बीन ऑलवेज इग्नोर। आप देख लीजिए, वो कुछ ही किलोमीटर श्रीनगर कैपिटल से दूर है, लेकिन आज भी वो आपको 30-50 साल बैकवर्ड लगेगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और अदर थिंग्स। तो उमर साहब ने ये कहा था कि जो मुझे सबसे ज्यादा वोट देगा, ये देख लीजिए, जो मुझे सबसे ज्यादा वोट देगा मैं उस सीट को रिटेन कर लूंगा। ये उमर साहब का प्रॉमिस था और इनकी हिस्ट्री रही है झूठ बोलने की, धोखा देने की। बडगाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस से फिर से धोखा मिला। उमर साहब को सबसे ज्यादा वोट बडगाम से मिले और बडगाम को इन्होंने आज धोखा दिया। अब बडगाम के लोगों पर सवाल है, मुझे पूरी उम्मीद है, जो हमने देखा भी कई हफ्तों से हम बडगाम की कॉन्स्टिट्यूंसी के हर गांव में, हर पंचायत में जा रहे, जो हमने देखा है उसमें एक क्लियर कट है कि वो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। लिहाजा हमने वहां से एक प्रोमिनेंट जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनके फादर ने भी काफी काम किया है टफ टाइम्स में, जब यहाँ पर टर्माइल था, वायलेंस थी, तब भी उन्होंने काम किया था लोगों के। सरफराज खान, उनके बेटे नजीर अहमद खान साहब को हम आज अपना नॉमिनेट करते हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से हल्के इंतखाब बडगाम के लिए। वो डीडीसी चेयरमैन भी रहे हैं बडगाम से। आपको पता होगा कि किस तरह जो ही ये सरकार बनी, उन्होंने एनसी और बीजेपी ने मिलकर नजीर खान साहब को चेयरमैनशिप से हटाया। नजीर अहमद खान साहब के बारे में आप ये कंफर्म भी कर सकते हैं, आपको पता भी होगा कि वो काफी ईमानदार आदमी है, काफी ज्यादा ईमानदार आदमी है। ये चीज मुझे आपको उसके बारे में जरूरत नहीं है बोलने की। साथ में एक चीज और मैं भूल गया था मेन एजेंडा में, डायलॉग प्रोसेस। डायलॉग में लद्दाख के साथ नई दिल्ली बात कर रही है, बीजेपी सरकार बात कर रही है। इवन तालिबान के क्या बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर भी, वजीर खारजा है, उनके साथ भी बात हुई, लेकिन हमारे साथ बात क्यों नहीं हो रही, कहां पर कमी है? इस सवाल का जवाब भी, इस पर भी इंट्रोस्पेक्ट उमर अब्दुल्ला साहब को करना चाहिए। क्या हमारे जो हमने चुने हुए लीडर्स भेजे हैं, क्या उनकी वीक पर्सोन्स हैं? कि अगर दिल्ली में भी, दिल्ली लद्दाख बात कर सकते हैं, दिल्ली तालिबान भी बात कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली और कश्मीर बात नहीं हो रही है। उमर साहब को इस बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। मुझे जिम्नी याद आया, क्योंकि आज मैं सुबह देख रहा था फॉरेन मिनिस्टर साहब को जो तालिबान के हैं वो विजिट पर आए, हम उसको खैर मकदम करते हैं। वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनके साथ डायलॉग हुआ है वो वेलकम है, लेकिन साथ ही में हम उमर साहब को इस बारे में भी इंट्रोस्पेक्ट करने का मुतालबा करते हैं, कम से वो इस चीज को मुतालबा करें। तो हमारे बडगाम से आप नजीर अहमद खान साहब होंगे, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच पेशेंट हियरिंग की। नगरोटा के लिए कोई नहीं, नगरोटा we will focus on Kashmir. We will focus on Kashmir. Thank you.